आवाज समाजवादी पार्टी दबा नहीं सकते आप। हाँ जी, आप प्रत्येक चीज देश की अर्थव्यवस्था, कृषि जो है इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हाँ, अगर कृषि मजबूत नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो ही नहीं सकती। हाँ, आप व्यापारियों को कितना भी खुश कर लो हाँ। और भारत की कृषि व्यवस्था को छोड़ दो। तो आज एनडीए सरकार ये बताए कि कृषि का बजट पिछले 10 सालों से क्यों लगातार कम करती चली गई। क्या कृषि को बढ़िया नहीं करना चाहती है? दूसरा जो सबसे बड़ा सेक्टर है इस देश की अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ है वो एमएसएमई है। हाँ। मैंने आरटीआई लगाई थी कि भारत सरकार में कोविड के टाइम में कितने एमएसएमई बंद हुई। तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि सरकार की तरफ से आदेश है कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कितनी एमएसएमई बंद हो गई हैं। तो जो दो प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो देश की कृषि व्यवस्था और देश के एमएसएमई, उस पर सरकार बिल्कुल सीरियस नहीं है, तो अर्थव्यवस्था में कुछ कर नहीं सकती। मैं एक बात बताऊं, कृषि के बारे में बड़ी बात करी जाती है, कृषि को लेकर डाइवर्सिफाइड यानी विविधीकरण, कहीं गेहूं का ज्यादा उपज है, कहीं धान की उपज है, कहीं सब्जियों का क्लस्टर है। तो सरकार ने एक बात कही है कि और ये सारी जो सब्जी है उससे तुरंत पैसा आता है, तुरंत पैसा आता है। तो वेजिटेबल क्लस्टर बनाने की बात कही है, और ये एक बात महत्वपूर्ण है जो सूचना भी मैं देता जा रहा हूं आपको। तो वेजिटेबल क्लस्टर बनाने की बात उन्होंने कही है। मैं बस आया, मैं आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं जी? बात एनडीए सरकार ने यह भी कही थी कि हम एमएसपी के गारंटी का कानून लाएंगे, और आज तक ले आई क्या? भारतीय जनता पार्टी बात ही तो कहती है, करती कुछ नहीं है। आप जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये कहा था कानूनी दर्जा देंगे, बिल्कुल कहा था, लिखित में कहा था, जाके आप पूछ लीजिए। जय किसान आंदोलन, ठीक है, मैनिफेस्टो नहीं, किसान नेताओं से आप पूछ लीजिए कि उनको उन्होंने लिख के दिया था कि जी ठीक है। दूसरी बात जो देश की शिक्षा व्यवस्था है, देश की शिक्षा व्यवस्था में अगर आप एलोकेशन ज्यादा नहीं करेंगे तो जो बुनियादी ढांचा वो कैसे मजबूत होगा? अगर शिक्षा व्यवस्था ही कमजोर हो जाएगी तो कृषि कैसे मजबूत होगा, एमएसएमई कैसे मजबूत होगा? ये सारे सवाल, और मैं आपका स्वागत करता हूं। जी जनाब। जी, मैं ये बता रहा हूँ कि ये बजट अर्थशास्त्री हैं तो बहुत सारी, हम लोग से तो ज्यादा जानकारी इनके पास। जी, मैं ये बता रहा हूँ, ये बजट ऑल तरीके से समाविष्ट बजट है, सबका ख्याल रखा गया है बजट इसमें सबका ख्याल रखा गया है। तो जो सवाल उठ रहे हैं, वो सवालों के जवाब। देखो, आपके घर में 5 लोग या 5 को भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, कोई डिसीजन लेते हो तो 4 ही लोग सेटिस्फाइड होंगे। 5 में 4 अगर सेटिस्फाइड है तो बजट अच्छा है। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि बजट में हर लोग 100% लोग तो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ये बात क्लियर है। इस बजट में देखो तो एक्सप्रेस वे से लेके युवाओं को 4 करोड़ रोजगार से लेके विष्णुपद, ये बोध गया से लेके कॉरिडोर के लेके सब तरीके की बात हुई है। इसमें सबका ख्याल रखा गया है बजट में, ऑलवेज मतलब देखे तो समावेश बजट है ये। हाँ, जी, समावेशी बजट है। जी, मेरे पास अगर आवाज ऑडियो आ जाएगी तो बात बन जाएगी, ऑडियो मेरे पास नहीं है, प्लीज करेक्ट करिए। जी, देखिए, अभी यहाँ पे शिक्षा की बात हुई, नई शिक्षा नीति 2020 में यही सरकार लेके आई थी, और उस शिक्षा नीति का सबसे प्रमुख बिंदु था कि कम से कम एजुकेशन सेक्टर में सरकार अपने जीडीपी का 6% खर्च करेगी। मैं तो लगातार 2020 के बाद तमाम जो है कि बजट को देख रहा हूँ, और उसमें कहीं पे भी हमें जो है कि वो 1.5% से ऊपर जाता हुआ एजुकेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, ये सरकार पूंजीगत व्यय पे भारी मात्रा में खर्च कर रही है, ये एक अच्छी चीज है। मैं इसकी मैं प्रशंसा भी करता हूँ। इस बार भी इन्होंने लक्ष्य रखा है 11,11,000 करोड़। पिछले बार भी इन्होंने 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था। लेकिन ये बजट में तो घोषणा हो जाती है, लेकिन जब बजट क्रियान्वयन को हम लोग जब पीछे से फोकस करते हैं तो वो खर्चे 60-70% पे ही जाके वो खर्चे हो जाते हैं, यानी ये पूरी राशि खर्च नहीं की जाती है। और एक चीज, बिहार को बहुत बड़ी राशि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी गई है। प्रतीक जी, बड़ा स्वागत योग्य कदम है, पिछड़ा राज्य है वो। लेकिन मुझे जब से ये सरकार गठबंधन वाली बनी थी तब तक गठबंधन सरकार का कोई लक्षण मुझे नजर नहीं दिख रहे थे। पैसा अगर दो तो दिक्कत, पैसा ना दो तो आपके दोस्त नाराज, बड़ा मुश्किल है भाई। पैसा अगर मिल रहा है, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और उसको दिए गए करीबन 57,000 करोड़। जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ बिहार पिछड़ा राज्य है, उसको बहुत पैसे पर्याप्त मिल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि पिछले महीने में 15 पुल वहां पे यूं ही बह गए थे। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वालिटी का ध्यान रखा जाए वहां पे, चूंकि सरकार तो वही उन्हीं की चल रही है। सर, अब आपसे तारीफ लेंगे, आप तारीफ करिएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़क योजना में ऑल क्लाइमेट रेजिस्टेंट रोड बनाई जाएंगी। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो वो पुल गिरेगी तो नहीं ना जो अभी। मैं क्या, अबे रोड की बात कर रहा हूँ, आप पुल की बात कर रहे हैं। मैं तो चूंकि 15 दिनों में भाई बिहार में एक महीने में 15 से ज्यादा पुल गिर गए सारे। अच्छा, मैं ये सवाल आपसे नहीं करूंगा, मैं आपसे ये सवाल नहीं करूंगा कि किसके समय में कितने पुल बने, ये सवाल मैं नहीं करूंगा क्योंकि उलझने वाले सवाल आ जाते हैं। बीजेपी कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस वाले मेरे भाई बहुत सारी सलाह हमें दे रहे हैं। इनके पास आज हाल फिलहाल 2 स्टेट हैं, एक हिमाचल और एक कर्नाटक।
ठीक है ठीक है, हाँ चल गिन लो भाई उसको भी, ठीक है ठीक है, 3 स्टेट है। सुन लीजिए अब सुन तो लीजिए, अरे भाई सुन तो लीजिए, भाई सुन तो ले, 3 स्टेट हैं। हिमाचल की इकोनॉमी की हालत देख लीजिए, कर्नाटक में 1200 किसान आत्महत्या कर चुके, उस पर कोई बोलेगा नहीं, चू तक नहीं करेंगे, वहां जाएंगे भी नहीं राहुल गांधी। अभी 10 दिन पहले विधानसभा में इन्होंने एक ऐसा तानाशाह अपना आइडिया दे दिया कि वहां पर कन्नगड़ियस जो हैं, कन्नड़ा वाले हैं, कर्नाटक वाले हैं, उनको 100% रिजर्वेशन वहां पर दे दिया। आज 6 घंटे के अंदर पूरी आईटी इंडस्ट्री ने इनको घुटने पे ला दिया। ऐसे तो इनके आइडिया हैं, अगर इनके आइडिया से देश चलाने लगे तो कर्नाटक का एक फैसला था, हालांकि वो कैबिनेट के अप्रूवल था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ाया गया कि जो कर्नाटक में जो जॉब्स हैं वो सिर्फ कन्नड़ा लोगों के लिए, जो वहां के लोग हैं वो उन्हीं के लिए, और ये इस पर बड़ा विरोध हुआ, इंडस्ट्री से बड़ा विरोध हुआ। रोजगार सृजन की जब मैंने कहा था ना, एक तरफ आपके सामने चैलेंज है कि 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, और एक तरफ चैलेंज ये है कि 51.25% ही जनता जो है, 65% जो है 35 साल से कम की युवा, और उसमें 51.25% लोग हैं जो कि स्किल्ड है। तो ऐसे में समस्या खड़ी है, दोहरी समस्या खड़ी है, कहां पे कैसे चैलेंज को पाटा जाए। जी एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कांग्रेस की अप्रोच क्या है? कांग्रेस की अप्रोच है, अगर हम विपक्ष में बैठे तो सिर्फ विरोध करेंगे, अगर रोड नहीं है तो कहते हाईवे नहीं बनाते, हाईवे बना दे। सुन लीजिए, अब सुन लो, वो कहेंगे अरे भैया यहाँ ट्रैफिक है, फ्लाईओवर नहीं बनाते, फ्लाईओवर बनाते, अरे इसके नीचे के लोग की इकोनॉमी छिन गई। मतलब हर तरह से चट भी मेरी पट भी मेरी, फ्लाईओवर बनाए तो दिक्कत, ना बनाए तो दिक्कत। और उसी रोड से इनके नेता पूरे देश में पदयात्रा निकालते हैं, उसी रोड नेटवर्क से जो हाईवे भाजपा सरकार में बने हैं। हर एक्सप्रेसवे पे पैदल चलते हैं राहुल गांधी, लेकिन आज तक एक थैंक यू की ट्वीट नहीं लिखी कि भाजपा के सरकार में अच्छे एक्सप्रेसवे। थैंक यू की थैंक यू भी लिख दिया करो यार कभी कभी। जिस यात्रा की ये बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की ये बात कर रहे हैं, उसमें पैदल मैं भी चला था। हाँ जी। मध्य प्रदेश में ये हाल था प्रतीक जी कि इतनी धूल और इतनी मिट्टी थी, इतनी टूटी हुई सड़कें थी कि हमें उस समय मास्क लगा के चलना पड़ रहा था और दिक्कत हो रही थी गले में। दूसरी बात छोड़ दी, वो दिग्विजय जी के जमाने से तो अच्छी थी कि नहीं? वो दिग्विजय जी के जमाने से, कब से इनकी सरकार है? दिग्विजय जी के कब से इनकी सरकार है बताइए। अब आइए बेरोजगारी पे, इन्होंने बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है बेरोजगारी का दर इस समय सीएमआई का आंकड़ा है। सीएमआई का आंकड़ा ये है कि इस सब बेरोजगारी नहीं देता है। सुन लीजिए, ये आपके राष्ट्रीय सुन लीजिए, सीएमआई का आंकड़ा है कि बेरोजगारी दर इस समय 9.2% है। दूसरी बात, अब इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ये करते, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने देखा पिछले कुछ महीनों में किस तरह से उत्तर प्रदेश में सड़क ढह गई, किस तरह से बिहार में पुल ढह गए, किस तरह से असम में सड़क ढह गई, किस तरह से दिल्ली के एयरपोर्ट की छत ढह गई, और उसके बाद ये बोलते हैं ये कांग्रेस सरकार के समय में बने थे।